मैं अब शहर में ही मिलेंगे। आशु हाय, उसमें तो कम से कम 1 महीना लगेगा। मैं बिरहा के बाद मिलन का दोहरा मजा होता है। ये सुनकर आंसू के 2 कतरे आशु की आंखों से छलक आए और मेरी कमीज को भिगोने लगे। आशु, तो क्या बीच में एक भी दिन नहीं आ सकते मुझे मिलने? मैं कोशिश करूंगा पर वादा नहीं कर सकता। बॉस बहुत नाराज है मेरी छुट्टियों को लेकर। आशु, ठीक है, पर मैं फिर भी इंतजार करूंगी आपका। मैंने आशु को खुद से अलग किया और वो अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने उसके चेहरे को अपने हथेलियों में लिया और उसके दाएं गाल पर अपने होंठ रख दिए। मेरे होठों के स्पर्श से जैसे वो सिना उठी और पंजों पर खड़ी होकर मेरे होठों को चूमना चाहा, पर मैंने उसके होठों पर उंगली रख के उसे रोक दिया। अभी नहीं, कोई आ जाएगा। ये सुनकर वो झूठ मूठ का गुस्सा दिखाने लगी। मैंने पुनः उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके बाएं गाल को चूम लिया। तब जाके उसका गुस्सा शांत हुआ और वो मेरे सीने से फिर लग गई। इसी मीठी याद को लिए मैं घर से निकला और ऑफिस पहुंचा। बॉस अगले दिन की आधी छुट्टी दे दे, इसलिए देर रात तक मैं ऑफिस में बैठा काम निपटाता रहा। अगले दिन पिताजी, ताऊजी और गोपाल भैया सब मुझे बस स्टैंड पर मिले। वहां से कॉलेज करीब आधा घंटा दूर था तो हम ऑटो से कॉलेज पहुंचे। कॉलेज के गेट पर ही रहीम भैया गए और मुझे देखते ही सलाम करने लगे। कॉलेज के दिनों में मैंने उनकी थोड़ी मदद की थी तो वो तब से मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। मुझे सलाम करता देख सभी थे। रहीम भैया से दुआ सलाम करके जब हम अंदर आए तो पिताजी बोले, तेरा तो बड़ा रुतबा है, यहाँ पढ़ाई करता था कि दंगाई? मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उन्हें कॉलेज दिखाने लगा। चूंकि सुबह का टाइम था तो विद्यार्थी क्लास में थे। अगर सब बाहर मटर गश्ती करते दिख जाते तो आशु का कॉलेज में पढ़ने का सपना तोड़ दिया जाता। आखिर में मैं पिताजी को हेडमास्टर साहब के पास ले गया तो मुझे देख वो फूले नहीं समाये और तुरंत गले से लगा लिया। आखिर उनके कॉलेज का टॉपर जो था। फिर जब उन्हें पता चला कि आशु भी मेरी तरह टॉपर है तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सभी को अपने पैसों से मिठाई मंगवा के खिलाई। मंत्री का नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी और कॉलेज में अश्विनी का एडमिशन पक्का हो गया। हेडमास्टर साहब ने जबरदस्ती चाय नाश्ता कराया और फिर हमने वहां से विदा ली और 10 मिनट पैदल चल के हॉस्टल के बाहर पहुंचे। हॉस्टल के गार्ड ने मुझे देखते ही सलाम ठोका और ये देख के तो सभी अचरज करने लगे। गार्ड हमें अंदर लेके आया और सुमन मैडम को बुलाया। ये सुमन मैडम वही जो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी। नाम बिल्कुल रंग रूप से मेल खाता था। उसी की माँ ये हॉस्टल चलाती थी। सुमन मुझे देखते ही मुस्कुराती हुई आई। अरे सागर जी, इतने सालों बाद कैसे याद आई हमारी? पिताजी समेत सभी हैरान था क्योंकि आज तक उनके सामने मुझे कभी किसी ने सागर जी कह के नहीं बुलाया था। हाँ, वो दरअसल मेरे भाई की लड़की अश्विनी। आगे मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो बोल पड़ी। मुबारक हो जी आपको, चाचा की तरह उसने भी टॉप मारा। इतना कहते हुए वो मेरे गले लग गई, पर मैंने उसे अभी तक छुआ नहीं था और ये नजारा देख सभी मुंह बाए हैरान थे। दरअसल सुमन बहुत ही मुहफट और अलहट स्वभाव की थी। जब वो बात करती थी तो उसे दुनियादारी की कतई चिंता नहीं होती थी और वो अपने मन की बात बोलने से कभी नहीं हिचकती थी। खैर, मुझे उसे रोकना था कि कहीं वो कुछ और ना बक दे। ये मेरे पिताजी, ताऊ जी और गोपाल भैया हैं। वैसे आंटी जी कहाँ हैं? मैंने उससे पूछा तो उसे मेरे परिवार वालों का ध्यान आया और उसने पहले सबको हाथ जोड़कर नमस्ते की, फिर शर्मा कर अंदर भाग गई। उसके जाते ही मैंने सब की तरफ देखा तो वो सब अब भी हैरान थे कि उनका सीधा साधा लड़का जो कभी किसी लड़की से बात नहीं करता था वो इतना बड़ा हो चुका है कि एक लड़की उसके गले लग रही है, वो भी उसके परिवार के सामने। जी वो मेरे कुछ कहने से पहले ही आंटी जी आ गई। अरे भाई साहब, आप सब खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए, ये लड़की भी न बिल्कुल बुद्धू है। मैंने आगे बढ़कर आंटी जी के पांव छुए तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और फिर हम सभी उनके घर की बैठक में बैठ गए। मैंने उनका परिचय सबसे कराया और हमारे आने का कारण भी बताया। उन्हें सुन के बड़ी खुशी हुई और उन्होंने तुरंत सुमन को आवाज देकर चाय नाश्ता मंगवाया। ताऊ जी और पिताजी ने बड़ी ना नुकुर की पर आंटी जी नहीं मानी। अरे भाई साहब, आज पहली बार तो आप सभी से मुलाकात हुई है और ये तो घर की बात है। आपका लड़का सागर बहुत मन लगा कर पढ़ता था और इसी की वजह से मेरी बुद्धू लड़की पास हुई है। आप अश्विनी की कतई चिंता ना करो, ये उसके लिए उसका दूसरा घर है। यहाँ उसे किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी बेटी की तरह रहेगी वो यहाँ। तभी वहाँ सुमन चाय नाश्ता लेकर आ गई और सबको परोस कर खुद अपनी माँ की बगल में हाथ बंधे खड़ी हो गई। सुन लड़की, तेरे कमरे में एक अलग से पलंग डलवा और कल से अश्विनी भी तेरे ही कमरे में रहेगी। आंटी की बात सुन उसने बस जी कहा। बहन जी वो पैसे? ताऊ जी ने बस इतना ही कहा था कि वो बोल पड़ी। भाई साहब, मैं अब क्या बोलूं, घर की बात है।
इस पर पिताजी भी तपाक से बोले, देखिए बहन जी, एक आध दिन की बात होती तो बात कुछ और थी, पर उसे 3 साल यहाँ रहना है। जो पैसे आप बाकी सभी लड़कियों के घर वालों से ले रही हैं वो हम भी दे देंगे। तभी गोपाल भैया भी बोल पड़ा, बाकी लड़कियों के घर वाले आपको कितने पैसे देते हैं? ये सुन के मुझे, पिताजी और ताऊ जी को बहुत गुस्सा आया और ताऊ जी गोपाल भैया को घूर के देखने लगे, पर तभी मेरी नजर दीवार पर लगे बोर्ड पर पड़ी जिस पर सब कुछ लिखा था। मैंने इशारे से पिताजी को वहां देखने को कहा और उन्होंने ताऊ जी को कहा, चलिए जी ये लीजिए 6000। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और 2000 के नोट निकाले और आंटी जी को देने लगे, पर आंटी जी ने मना कर दिया। वो समझ चुकी थी को हम सबने बोर्ड पढ़ लिया है। मैं आपकी बात का मान रखती हूँ, पर आपको भी मेरी बात का मान होगा। ये पैसे जो बोर्ड पर लिखे हैं वो औरों के लिए है और आप सब तो अपने हैं, इसलिए आप मुझे केवल 4000 दीजिए। उन्होंने केवल 2000 के 2 नोट लिए और सुमन को रजिस्ट्रेशन की किताब लाने को कहा। सुमन ने तुरंत वो किताब और बिल बुक उन्हें ला के दी। आंटी जी ने रजिस्ट्रेशन की किताब मुझे दे दी और खुद 4000 के बिल बनाने लगी। पर बहन जी, आप हमारे लिए 2000 का नुकसान क्यों सह रही हैं? ताऊ जी ने कहा। नुकसान कैसा जी? अब आपका लड़का मेरी बेटी को पढ़ाता था तब तो उसने कभी नहीं कहा कि उसका नुकसान हो रहा है। आंटी ने बिल की कॉपी ताऊ जी को देते हुए कहा, पर आंटी जी उसमें मेरा नुकसान थोड़े ही था, मेरा भी तो रिवीजन हो जाता था। मैंने उनकी बात का उत्तर दिया। अब बताइए बहन जी, पिताजी ने मेरी बात का समर्थन किया। भाई साहब, जिस 2000 की बात आप कर रहे हैं वो हमारा मुनाफा होता है। अब आप बताइए कि कोई अपनों से मुनाफा कमाता है? आंटी की इस बात का किसी के पास भी जवाब नहीं था, इसलिए उनकी बात मानकर ताऊ जी ने उनसे वो बिल ले लिया और इधर मैंने रजिस्ट्रेशन वाली बुक में अश्विनी की सभी जानकारी लिख दी, बस मोबाइल नंबर की जगह कुछ नहीं लिखा। जब आंटी जी ने मोबाइल नंबर मांगा तो ताऊ जी ने कहा, बहन जी अश्विनी के पास मोबाइल नहीं है, उसे इन सब चीजों का कोई शौक नहीं है। ये सुन के आंटी जी ने सुमन को ताना मारा, सीकिंग की लड़की से कुछ, ये तो सारा दिन मोबाइल में घुसी रहती है। ये सुनकर उस बेचारी का सर शर्म से झुक गया। अब उसे बचाने के लिए मैंने चलने की इजाजत मांगी तो सारे उठ खड़े हुए और आंटी हमें बाहर छोड़ने आई और मुझसे बोली, अरे सागर बेटा, तुम क्या कर रहे हो आजकल? तभी सुमन बीच में बोल पड़ी, शादी वादी कर ली होगी। नहीं आंटी जी, वो मैं फिलहाल बाईपास के पास जो बड़ी सी बिल्डिंग हूँ वहाँ जॉब कर रहा हूँ। कमाल है, इतने सालों से तुम यहीं पर जॉब कर रहे हो पर हमें कभी मिलने नहीं आए। उन्होंने थोड़ा गुस्सा दिखते हुए कहा, जी वो समय नहीं मिलता, शनिवार और इतवार मैं घर चला जाता हूँ, इसलिए मैंने सफाई दी। ये सब मैं नहीं जानती, एक शहर में होकर कभी तो आ जाया करो, ये तो तुम्हारा अपना घर है। उन्होंने मेरे कान पकड़ते हुए कहा, जी ठीक है, आऊंगा आऊंगा। मैंने हंसते हुए कहा जैसे कि वो मेरा कान मरोड़ रही हो और ये देख के सभी खिलखिला के हंस पड़े। खैर हंसी खुशी मैंने सबको बस स्टैंड छोड़ा और मैं विदा लेकर अपने ऑफिस आ गया। ठीक 1 बजे आशु का फोन आया और मैंने उसे बता दिया कि उसके कॉलेज और हॉस्टल दोनों जगह बात हो गई है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई और पूछने लगी कि सब लोग कहाँ हैं। तो मैंने उसे बता दिया कि वो सब बस में बैठे हैं और 5 बजे तक घर पहुँचेंगे। इसके बाद वही प्यार भरी बातें हुई और फिर मेरे बॉस ने आवाज दे दी तो मुझे जल्दी ही जाना पड़ा। रात के 11 बजे मेरा फोन बजा तो मैंने घड़ी देखी, चिंता हुई कि सब ठीक तो है। आशु, ये सुमन कौन है? उसने बहुत गुस्से में कहा। मैं? क्या? अभी भी नींद से ऊँघते हुए? आशु, वही छमक छल्लो जो आपसे गले लगी थी आज। मैं? उबासी लेते हुए। वो दोस्त है। आशु, दोस्त है तो दोस्त की तरह रहे, गले लगने की क्या जरूरत है उसे? मैं? अरे बाबा, वो इतने साल बाद मिले ना तो। आशु, बीच में बात काटते हुए, ऐसी भी क्या दोस्ती है कि होश तक नहीं उसे कि आपके साथ घर के बड़े लोग भी हैं और आपको भी बहुत मजा आ रहा था जो उसे अपने सीने चिपकाए हुए थे। मैं? अरे मेरी बात तो सुनो, वो दरअसल थोड़ा मुहफिट है। आशु, बीच में बात काटते हुए, वो सब मैं नहीं जानती, आप उससे दूर रहो वरना मैं उसका मुंह नोच लूंगी। इतना कह के आशु ने फोन काट दिया तो मैंने दोबारा फोन घुमाया पर उसने फिर काट दिया। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं बार, इस बार उसने फोन उठाया। मैं? आशु, मेरी बात तो सुन लो एक बार। आशु, सुबकते हुए, मैं? जैसा तू सोच रही है वैसे कुछ नहीं है। कॉलेज के दिनों में मैं उसे पढ़ाया करता था, वो भी उसके घर जाकर, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। आशु, घर वाले आपकी शादी की बात कर रहे हैं, उसने सुबकते हुए कहा।